Dear students, this is the second set of the important questions of organizational behavior. The first set we have discussed earlier. So now we are starting for the second set. Uh, Question: the models of organizational behavior are autocratic, custodial, supportive, all of the above. So its answer is D, all of the above. ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मॉडल हैं. Question number 27. Organizational behavior क्या है? It is a science or it is a art or it is both या none of the above. So its correct answer is C. Means ये science और art दोनों ही है. Question number 28. Factors affecting organizational behavior are. कौन कौन से फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को प्रभावित करते हैं? पीपल, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव. सो इट्स आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. ये सारे ही फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को प्रभावित करते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. माइट इज राइट इज मोटो ऑफ ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, कॉलेजियल, सपोर्टिव. माइट इज राइट मीन्स हमेशा मैं ही ठीक हूँ. ये जो अप्रोच है ये कौन से मॉडल की अप्रोच है? सो इट्स आंसर इज ए, विच इज ऑटोक्रेटिक मॉडल. क्वेश्चन नंबर 30. द साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ अ पर्सनैलिटी इज डेवलप्ड बाय. सो इट्स आंसर इज ए, सिगमंड फ्राइड. एक थ्योरी है पर्सनैलिटी की साइको एनालिटिकल, तो इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है सिगमंड फ्राइड. क्वेश्चन नंबर 31. Organizational behavior is the study of human, employer, human behavior या employees. Organizational behavior किस चीज़ की स्टडी है? सो इट्स आंसर इज सी, ह्यूमन बिहेवियर. यानी मनुष्य के जो बिहेवियर है उसकी स्टडी है ये. क्वेश्चन नंबर 32. कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट इज. ग्रेट डिप्रेशन, लेबर मूवमेंट, हॉथॉर्न स्टडीज या ऑल ऑफ दीज. सो इट्स आंसर इज सी, हॉथॉर्न स्टडीज. क्योंकि हॉथॉर्न स्टडीज से ही एक ह्यूमन रिलेशंस का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. क्वेश्चन नंबर 33. द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय. हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किसने किया था? सो इट्स आंसर इज डी, एल्टन बायो. ये जो सोशल साइंटिस्ट थे एल्टन बायो, इन्होंने ही हॉथॉर्न स्टडीज़ कंडक्ट की थी. हॉथॉर्न नाम इसलिए है क्योंकि जिस जगह पे, जिस प्लांट पे ये स्टडी कंडक्ट हुई थी उसका नाम हॉथॉर्न था. क्वेश्चन 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? एंथ्रोपोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी. सो इट्स आंसर इज बी, फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी का कोई कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में नहीं है. इसके अलावा जो बाकी तीनों साइंसेज हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पाई जाती है. क्वेश्चन नंबर 35. डैश इज अ स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर. ग्रुप बिहेवियर की स्टडी को इनमें से क्या कह सकते हैं? तो इसका आंसर इज डी, सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र, जो अपने आप में एक अलग डिसिप्लिन है और ये ह्यूमन बीइंग से जुड़ी हुई तरह तरह की आस्पेक्ट्स की पढ़ाई करता है. क्वेश्चन नंबर 36. हु गेव एक्स एंड वाई थ्योरी? एक्स एंड वाई थ्योरी जो कि एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है मोटिवेशन की, इसको किसने दिया है? सो इट्स आंसर इज ए, डगलस मैकग्रेगर. क्वेश्चन नंबर 37. एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज अ थ्योरी कम्स अंडर डैश थ्योरी. एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इनमें से किस चीज़ की थ्योरी है? परसेप्शन, कंटेंट, एट्रीब्यूशन या प्रोसेस. सो इट्स आंसर इज डी, प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 38. एल्टन बायो वॉज द रेजिडेंट ऑफ. एल्टन बायो कहाँ के रहने वाले थे? सो इट्स आंसर इज सी, ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे एल्टन बायो.
क्वेश्चन नंबर 39, determining how tasks are to be grouped is part of which management function? टास्क को किस तरीके से किया जाए ये मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन बताता है? प्लानिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग या ऑर्गेनाइजिंग? सो इट्स आंसर इज डी, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हमें बताता है कि हम अपने टास्क को किस तरीके से फुलफिल करें। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय क्लाइटन एल्डरफर? क्लाइटन एल्डरफर ने इनमें से कौन सी थ्योरी दी थी? सो इट्स आंसर इज सी, ERG थ्योरी। ERG थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है मोटिवेशन की, और इसको क्लाइटन एल्डरफर ने दिया था। कंसेप्ट ऑफ MBO वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय? MBO एक कंसेप्ट है, इसका मतलब है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसको किसने इंट्रोड्यूस कराया था? सो इट्स आंसर इज ए, पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। Which of the following is not an important issue relating to goal setting theory? गोल सेटिंग थ्योरी से रिलेटेड इसमें कौन सा इशू इम्पोर्टेंट नहीं है? सो इट्स आंसर इज बी, इक्विटी अमंग वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 43, when a bank robber points a gun at a bank employee, his base of power is? आंसर इज ए, कोएर्सिव। यानी कोई बैंक लूटने आया और उसने बंदूक की नोक पे पैसे लूट लिए, तो उसने किस तरीके की शक्ति का इस्तेमाल किया? सो इट्स आंसर इज ए, कोएर्सिव पावर, जो हम बाय फोर्स किसी से करवा सकते हैं। Which of the following is obligor included as a structure of human mind? ID, ego, superego, all of the above. So its answer is D। यानी हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें, हमारे माइंड के स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ID भी, ईगो भी, सुपर ईगो भी। क्वेश्चन नंबर 45, प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग गिवन बाय? आंसर इज बी, हेनरी फायन। Question number 46, which organization theory can be understood by if and then relationship? System approach, contingency approach, total system approach, all of the above. So its answer is B, contingency approach. Question number 47, salary and basic working conditions will come under needs. Answer is B, physiological। यानी जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, लाइक शेल्टर, फूड, क्लोथ्स, ये सारी जो हमारी नीड्स होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती है, और सैलरी और बेसिक वर्किंग कंडीशंस भी इसी तरह की नीड का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, डैश एडवोकेटेड दैट ह्यूमंस आर एसेंशियली मोटिवेटेड बाय लेवल ऑफ नीड्स? मैस्लो, फॉलेट, एल्टन मायो या इवॉन पैवलॉव? सो इट्स आंसर इज ए, मैस्लो। मैस्लो ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी दी थी जिसका नाम था नीड हायरार्की थ्योरी। तो उन्होंने जो ह्यूमन बींग्स की नीड थी वो लेवल के हिसाब से बताई थी, यानी प्रायोरिटी क्या है, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 49, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज अ थ्योरी विच कम्स अंडर डैश थ्योरी? सो इट्स आंसर इज ए, प्रोसेस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 50, a manager with good dash can make the workplace more pleasant? एक मैनेजर इसकी वजह से वर्क प्लेस को प्लीजेंट बना सकता है। प्लीजेंट का मतलब होता है खुशहाल। अच्छे कम्युनिकेशन की वजह से, अच्छी नॉलेज की वजह से, अच्छे एक्सपीरियंस की वजह से, या अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स की वजह से। सो इसका आंसर है डी, इंटरपर्सनल स्किल्स। कम्युनिकेशन इसका आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन भी इंटरपर्सनल स्किल्स में ही आ जाएगा, बल्कि ये सारी चीज़ें इंटरपर्सनल स्किल्स में इंक्लूड हो जाएगी। तो एक मैनेजर अपनी अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स की वजह से एक वर्क प्लेस को ज़्यादा प्लीजेंट बना सकता है। थैंक यू।